जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आप सभी का 24 मार्च 2026 के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन को शुरू करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है बच्चों। हमारा मोटिवेशनल कोट है वर्क हार्ड, बी काइंड एंड अमेजिंग थिंग्स विल हैपन। अमेरिका के एक बहुत बड़े टीवी सुपरस्टार है, जैसे हमारे यहाँ पे कपिल शर्मा है वैसे वहां पे एक टीवी कॉमेडी सुपरस्टार है जिनका नाम है कॉनन ओब्रायन। उनका ये कोट है जो कहते हैं कि खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए बच्चों, वर्क हार्ड एंड देन बी काइंड। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को प्रूव नहीं करना है सिवाय अपने आप को, है ना। केवल आपको आपको प्रूव करना है कि क्या मैं कल से आज बेहतर हूं, क्या मैं कल और ज्यादा बेहतर बनूंगा। अगर आपके दिमाग में ये है वर्क हार्ड एंड यू आर बीइंग काइंड, देन अमेजिंग थिंग्स विल हैपन टू यू, राइट। विद दिस extremely beautiful quote, let's see the table of content of today, that is ईरान वॉर stopped finally। हमारे भूरे बाल वाले फूफा जी ने ईरान वॉर को स्टॉप करने का जो है आदेश दे दिया है कि ईरान वॉर को अब हम थोड़े दिन के लिए रोकेंगे। देन सेकंड इज डीलिमिटेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें कवर करनी है, हम डिटेल में इसे देखेंगे। और चूंकि आज 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है, ट्यूबरक्लोसिस डे है, तो हमारे जितने भी एडिटोरियल है न्यूज़पेपर में वो सारे इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उन सभी एडिटोरियल में दो एडिटोरियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस और दूसरा है इंडिया टीबी चैंपियन मूवमेंट, है ना। तो इंडिया ने कैसे टीबी को चैंपियन किया उसके मूवमेंट के ऊपर है। तो एक एक करके सारी न्यूज और एडिटोरियल कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रम्प पॉजेज ईरान स्ट्राइक, है ना। ट्रम्प पॉजेज ईरान स्ट्राइक, सेज डील इज लाइकली, है ना। हालांकि उनका ये हमेशा ही है कि डील हो जाएगी, डील हो जाएगी। वो बिल्कुल बिजनेसमैन जैसे एक दलाल की तरह ही काम करते हैं, प्रेसिडेंट की तरह उनके शब्द होते भी नहीं है। पर ये बहुत अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई जो है हम लोग जो है ईरान के जो पावर स्ट्रक्चर जो पहले अटैक किया गया था वो 5 डेज के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है, और ताकि की पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट जो है उस पर बात की जा सके फॉर द हॉस्टिलिटीज। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई सारे देश जो हैं आर्थिक तंगी के चपेट में ऑलरेडी आ चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से। हमने कवर किया था कि हर दिन यही न्यूज इसमें आ रही है। इंडिया फिर भी बहुत डिप्लोमेटिकली चीजें संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिया भी ज्यादा बेचारा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान की टेरिटरी है। तीन चार करके एक एक शिप निकाल रहा है इंडिया भी। तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो ईरान स्ट्राइक है उसको पॉज किया गया है ताकि दुनिया में शांति हो, ठीक है। मुझे केवल यही चीज बतानी थी जो कि ट्रम्प ने ये डिसीजन लिया है, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने भी किस बारे में बात की है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को उन्होंने जोड़ दिया है। तो ऑलवेज जैसे आपके देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, सो डोनाल्ड ट्रंप भी इसी को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिए सेकंड न्यूज पे आते हैं, और ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछले बार भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे ये सवाल पूछा गया था डीलिमिटेशन के ऊपर, और इस बार भी हो सकता है कि आपसे डीलिमिटेशन के ऊपर सवाल पूछे। अब क्या है डीलिमिटेशन, इसको समझते हैं। देखिए, है ना, न्यूज क्या आई है, सेंटर मल्स, मल्स का मतलब होता है थिंकिंग, है ना। बड़े बड़े शब्द बड़े बड़े न्यूज़पेपर लिखते हैं लेकिन मतलब उसका छोटा छोटा ही होता है ना। तो सेंटर मल्स मतलब सेंटर इज थिंकिंग डीलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2011 सेंसस टू इम्प्लीमेंट वुमेन्स कोटा, है ना। अब इसमें दो की टेक अवेज हैं बच्चों जो आपको पता होने चाहिए। क्या दो की टेक अवे हैं? सबसे पहला, डीलिमिटेशन होता क्या है ना। डीलिमिटेशन क्या होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिसीमन आयोग, है ना। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इसे बोलते हैं परिसीमन। इसे कहते हैं परिसीमन, है ना। फिर आयोग बनता है इसके लिए, डिलिमिटेशन कमीशन बनता है तो उसको कहते हैं परिसीमन आयोग। और दूसरा है वुमेन्स कोटा। तो ये वुमेन्स कोटा क्या है इसको भी समझेंगे, ठीक है। दो चीजें हैं बच्चों, देखो हमारे देश में
आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है बच्चों? तो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। लोकसभा के अंदर जैसे आपको पता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पूरे भारत में, और हर राज्य की विधानसभा की अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, मैं लमसम कह रहा हूँ, यूपी की 400 है ना? आपके एमपी की आपके 200 है, राजस्थान की आपके 200 है ना? देन आपके गोवा की अगर बात करें तो गोवा की 30 है। तो ये सारी क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, है ना? तो लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में क्या बनाई जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके आधार पर बनाई जाती है? बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कि भाई किस किस जगह पर कितनी पॉपुलेशन है उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। जैसे 10 लाख के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, या 5 लाख के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। तो ऐसे करके विधानसभा और लोकसभा के क्या किए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन का आधार क्या होता है बच्चों? सेंसस, जनगणना, है ना? पॉपुलेशन का आधार क्या होता है बच्चों? सेंसस। ठीक है, तो अब सेंसस से ही तो पता चलेगा कि किस स्टेट की, किस राज्य की। जैसे इंदौर है, तो इंदौर की पॉपुलेशन क्या है? तो अगर इंदौर की पॉपुलेशन ये है, तो इंदौर के पास कितनी सीट्स होनी चाहिए? लोकसभा में कितनी सीट्स होगी, विधानसभा में कितनी सीट होगी? अगर सपोज इंदौर की पॉपुलेशन 25 लाख चली जाती है, तो क्या वहां पे इंदौर की एक ही सीट होगी क्या? जी नहीं, इंदौर की 2 सीट करनी पड़ेगी या 3 सीट करनी पड़ेगी, सपोज लाइक दैट, है ना? तो उसके लिए सेंसस का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सेंसस और डिलिमिटेशन का एक डायरेक्ट लिंक है। अब इसमें इशू क्या है कि हमें आर्टिकल, हमारे, मैं आगे जाके आर्टिकल बताऊंगा कि भाई डिलिमिटेशन से जुड़े हुए आर्टिकल क्या है। तो हमारे देश में भाई पॉपुलेशन जो है वो हर दिन बढ़ रही है। आपको पता ही है हम लोग दुनिया के सबसे पॉपुलस स्टेट में आ रहे हैं। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, तो आफ्टर सम टाइम है ना, जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीट्स हैं वो भी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होना चाहिए। तो लोकसभा और विधानसभा की सीट्स भी बढ़नी चाहिए। और इसी इसी डिलेमा को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है जिसका नाम होता है डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन, जिसको बोलते हैं परिसीमन आयोग, है ना? तो ये परिसीमन करते हैं कि भाई इस राज्य में सपोज 10 साल बाद, 12 साल बाद या 20 साल बाद आपने क्या किया कि भाई आपने देखा कि हाँ यार पॉपुलेशन 20 साल में सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, अब यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा की सीटों को प्लस माइनस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? डीलिमिटेशन कमीशन जो है, इसको इसको इनेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं जो उसमें काम करते हैं, ये सारी चीजें समझाता हूं बच्चों, है ना, डिलिमिटेशन से जुड़ी हुई। ठीक है, डिलिमिटेशन प्रोविजंस। तो आपसे, क्योंकि यूपीएससी अब आपसे ना बच्चों, अब फैक्चुअल चीजें भी धीरे धीरे पूछने लगा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डीलिमिटेशन प्रोविजंस की बात करें तो की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 82, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये 82 इज आर्टिकल 82। चलो ए लिख देता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना? सो आर्टिकल 82 क्या है कि टू इनेक्ट पार्लियामेंट टू इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है हर सेंसस के बाद क्या करेगा? डिलिमिटेशन एक्ट की घोषणा करेगा, डिलिमिटेशन एक्ट बनाएगा। ये आर्टिकल 82 कहता है। हालांकि इसे हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि आफ्टर एवरी सेंसस आप डिलिमिटेशन एक्ट बनाएंगे। देन है आर्टिकल 170, आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 क्या है? रीएडजस्टमेंट
readjustment of state legislative assembly seats after every census. तो सेंटर में लोकसभा और विधानसभा की सीट की अगर चेंज करनी है तो आर्टिकल 82, और अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट चेंज करनी है तो आर्टिकल 170। ठीक है, देन आता है आपका आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332। आर्टिकल 330 एंड 332 ये किसके लिए है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST, फॉर SC एंड ST। ठीक है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, वो बात तो है ही। ठीक है, देन आता है आपका आर्टिकल 327। 327 सो क्या है? 327 क्या है कि 327 कहता है ओनली पार्लियामेंट कैन एनेक्ट डीलिमिटेशन एक्ट। डीलिमिटेशन एक्ट कौन बना सकता है? केवल पार्लियामेंट बना सकता है। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्या है बच्चों? लास्ट है आर्टिकल 329 क्लॉज ए। आर्टिकल 329 क्लॉज ए क्या है कि डीलिमिटेशन एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, है ना। इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब डीलिमिटेशन कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे बच्चों, है ना, तो डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन कौन होते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज विल बी द चेयरपर्सन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीज में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। क्या पास्ट में डीलिमिटेशन कमीशन बने हैं? क्या पास्ट डीलिमिटेशन कमीशन आए हैं क्या? जी हाँ। कितने आए हैं? टोटल 4 डीलिमिटेशन कमीशन आए हैं। कब कब? 1952, ठीक है, देन 1962, देन 1972, देन 2002। अब आप कहोगे कि सर ये पहले शुरुआत में तो बढ़िया चल रहा था, 52 के बाद 62 आया, 62 के बाद 72 आया, ये 72 के बाद 2002 कहाँ है आ गया? और 2002 के बाद अभी तक नहीं बना है ना, टिल डेट नहीं बना है। टिल डेट अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आया है। सो ये इतना गैप क्यों? आई विल टेल यू। 1972 में जब मिसेस इंदिरा गांधी ये लेके आई थी, तो 1971 के सेंसस पे लेके आई थी। तो इन्होंने क्या किया था कि 1972 में जो डीलिमिटेशन कमीशन आया, उसने क्या किया कि बाद में एक अमेंडमेंट आया जिसका नाम था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 फ्रोज द सीट्स टिल 2026। अब आपको पूरी न्यूज समझ में आएगी कि 1972 में डिलिमिटेशन कमीशन आ गया, फिर 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी जिसका नाम था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसने क्या कहा कि भाई जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं ये 2026 तक फ्रीज कर दी जाएगी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 1971 का जो होगा चुनाव। और फिर 2002 में भी सेम चीज हुई, थोड़ी बहुत बाउंड्रीज एडजस्ट करी, लेकिन जो सीट्स थी वो वही रही टिल 2026। तो अब 2026 ये लग चुका है ना, अब ये 2026 लग चुका है। तो इसलिए अब जो सेंटर इतना जो ये कर रही है ना, अब आप इस न्यूज को वापस देखिए, सेंटर क्या कह रही है कि जो डीलिमिटेशन है वो किसके आधार पर होना चाहिए? पास सेंसस के आधार पर। अब हमारा 2021 में जो सेंसस होना था वो हुआ ही नहीं कोरोना की वजह से, तो सेंसस अब हो रहा है। सेंसस को होने में अभी साल 2 साल लगेंगे। 2027 के एंड में सेंसस आएगा, राइट, सेंसस का डेटा आएगा हमारे पास। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज था 2026 का, वो तो 2026 में खत्म हो जाएगा, 2027 में ही चीजें खत्म होगी। तो फिर अब क्या करें?
इसलिए सेंटर ने क्या डिसीजन लिया है, सेंटर ने डिसीजन लिया है कि हम जो है डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये बेस्ड ऑन 2011 सेंसस के आधार पर ही, हम 2011 सेंसस के आधार पर ही हम क्या करेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे। लेकिन ये भी एक गलत प्रथा है बच्चों, ये अच्छी प्रथा नहीं है, बट फिर भी अब सेंटर के पास ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है ना, क्योंकि जब तक ये करेंगे अपना सेंसस का काम पूरा करेंगे तब तक 2026 खत्म हो चुका होगा, डेट इज फॉर श्योर। इसलिए 2011 के सेंसस को ध्यान में रखते हुए डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के लिए सरकार सोच रही है, क्या पता करे नहीं करे पता नहीं। और मैं अब आपको एक और फन फैक्ट बताऊं, इफ इन केस अगर सेंटर ये चीज करती है तो अभी लोकसभा की सीट्स हैं बच्चों 543, करंट लोकसभा की सीट है 543। अगर डिलिमिटेशन कमीशन बनता है तो प्रपोजल ये है कि लोकसभा की जो सीट है वो 816 सीट्स हो जाएगी। यस, 816 सीट्स होगी। ठीक है, अब जो न्यूज का सेकंड पार्ट है दैट इज वुमेन्स कोटा। तो ये वुमेन्स कोटा की क्या चीज है इसको भी समझ लेते हैं। ये वुमेन्स कोटा क्या है इसको भी समझा देता हूं कि भाई देखो हुआ क्या था सितंबर 2023 में, इन सितंबर 2023 है ना, सेंटर पास्ड नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, ये सितंबर 2023 में पास किया था। अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है भैया, ये भी समझा देता हूं आपको। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था ना, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप कह सकते हैं 2023 का। आपसे पूछा भी जा सकता है कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये क्या था, इट वॉज अ वुमेन रिजर्वेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड वुमेन रिजर्वेशन, टू प्रोवाइड वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड विधानसभा। तो लोकसभा और विधानसभा में वुमेन रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, और कितना, बहुत हिस्टोरिक 33% सीट्स जो हैं वो किसके लिए रिजर्व होगी, लड़कियों के लिए रिजर्व होगी, दैट इज फॉर श्योर। है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों में 33% सीट्स जो हैं वो किसके लिए रिजर्व होगी, वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। यानी अब आप सोचिए 1/3 महिला सांसद आपको दिखेंगे, और जिससे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होना तय है। और ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये होना ही चाहिए। ठीक है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि बहुत जगह पर वुमेन जो है वो अनरिप्रेजेंटेड है पॉलिटिक्स में, और अगर वो पॉलिटिक्स में आती है तो आप मान के चलिए कि समाज में इक्वालिटी है ना, वोटर चॉइस को बढ़ोतरी, होमोजेनिटी को बढ़ावा मिलना, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना, है ना, स्टेट इंपैक्ट को बढ़ाना, ये सारी चीजें होना तय है, मतलब तय है और तय है। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इसको अमेंडमेंट एक्ट क्यों बोला गया। देखिए यहां पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, आर्टिकल 330 एंड 332 है ना। तो आर्टिकल 330 एंड 332 इज द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। तो इसी अधिनियम के तहत दो आर्टिकल और जोड़े गए हैं, डेट इज आर्टिकल 330A, 330A। सो 330A किसके लिए बात करता है ना, 33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा। और 332A किसके लिए बात करता है, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन विधानसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि 330A एंड 332A क्या होता है और किसके लिए रिजर्वेशन है, या 330 और 332A बोलेंगे तो भी आपको पता होना चाहिए। इस चीज में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी
चाहिए आप लोगों से, ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, चलिए एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। द इवॉल्विंग डायग्नोस्टिक लैंडस्केप फॉर ट्यूबरक्लोसिस। जैसा मैंने आपको कहा, मार्च 24 को हम वर्ल्ड टीबी डे बना रहे हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं टीबी से लड़ने के लिए, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, टुडे ऑन द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मार्च 24, this editorial highlights the significant technological shift in the TB diagnostics over the past decade, है ना? The World Health Organization has recently endorsed a new पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर टेस्ट। बच्चों, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपसे पूछेंगे कि रिसेंटली पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर टेस्ट, है ना, नियर पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर टेस्ट, एनपीओसी मॉलिक्यूलर टेस्ट किस बीमारी से लड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछ लेंगे तो फिर आप कहोगे नियर पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर टेस्ट कई वे भाई साहब, तो ये टीबी से लड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये नया एक तरीका इजाद किया है टीबी से लड़ने का। देन टंग स्वाब सैंपल्स, स्पेटम पूलिंग टू एनहेंस टेस्टिंग एफिशिएंसी, डब्ल्यूएचओ इन सबको अब एंडोर्स कर रहा है। इन इंडिया ऑल्सो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीईपी जो है वो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इज एग्रेसिवली इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पोर्टेबल एक्सरे टेक्नोलॉजी टू शिफ्ट फ्रॉम पैसिव हॉस्पिटल बेस्ड डायग्नोसिस टू एक्टिव कम्युनिटी लेवल केस फाइंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये आपको आपके मेंस के आंसर में भी लिखने में बहुत काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ऑथर कहते हैं एक्टिव केस फाइंडिंग एंड एआई, है ना। ऑथर कहते हैं कि भाई जो है हम लोग इंडिया जो है वो एक्टिव स्क्रीनिंग एट स्केल इज यूजिंग, है ना, द एक्सपेंडिंग यूज ऑफ पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे दैट इज सीएक्सआर पेयर्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ गेम चेंजर इन द ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो लॉन्च किया गया है, अंडर दिस इनिशिएटिव एनटीईपी इज यूटिलाइजिंग मोबाइल वैन्स, है ना, equipped with AI driven portable CXR to take diagnostic service directly into communities, bypassing the traditional reliance on hospital infrastructure and radiologist availability। ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग मोबाइल वैन्स का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, सीएक्सआर के लिए या पोर्टेबल चेस्ट एक्सरेज के लिए हम लोग मोबाइल वैन का यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर से डरते हैं या वह नहीं जा सकते हैं, अब वो सीधे सीधे क्या है, हॉस्पिटल उनके पास आ रहा है, उनके गली में आके खड़ा हो गया है। ऑथर कहते हैं कि व्हाट शुड बी द एक्शनेबल नेक्स्ट स्टेप्स, है ना, स्पर्टम सैंपल्स मस्ट बी कलेक्टेड ऑन द स्पॉट फॉर एनिमल, यानी आपके थूक का जो सैंपल है वो विद द सीएक्सआर फाइंडिंग्स टू प्रिवेंट पेशेंट्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट, ऑफ द डायग्नोस्टिक कास्केड। Systemic microplanning is required to target vulnerable demographics, especially in urban and tribal settings। ठीक है, जो सिस्टमिक माइक्रो प्लानिंग है ये जरूरी है, जो वनरेबल डेमोग्राफिक्स है, खास करके अर्बन और ट्राइबल सेटिंग्स में। देन अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो एआई एल्गोरिथम्स, है ना, एआई एल्गोरिथम्स इन डिजिटल एक्सरे मशीन्स अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट clinics can swiftly identify suspicious lesions, reducing diagnostic delay for TB and other respiratory disorders। क्योंकि लंग इन्फेक्शन अगर होता है तो बहुत बड़ी बात इसमें होती है बच्चों टीबी के अंदर। तो अगर आप एआई एल्गोरिथम को यूज करते हैं, पोर्टेबल एक्सरे मशीन को यूज करते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी डायग्नोस्टिक डिले को कम कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी टीबी का उपचार आप उन लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, ऑथर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं द डायग्नोस्टिक लैंडस्केप इज शिफ्टिंग। कैसे? सबसे पहला, मूविंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेथड। हिस्टोरिकली इंडिया रिलाइड ऑन स्पटम नियर माइक्रोस्कोपी, है ना, विच सफर्स फ्रॉम लो सेंसिटिविटी एंड इनएबिलिटी टू डिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंस। इंडिया हमेशा सबसे पहले स्पटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी पे बिलीव करता था, एसएसएम इसको बोलते हैं बच्चों, कि स्पटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी पे बिलीव करता था, लेकिन ये एक्चुअली एक लो सेंसिटिविटी मेथड था और ड्रग रेजिस्टेंट को डिटेक्ट करने में बहुत इनेबल तरीका था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया began scaling the cartridge based nucleic acid amplification test
ध्यान रखना बच्चों, CBNAAT in 2016 and adopted the indigenous है ना TrueNet in 2020। हमने जो टेस्टिंग TrueNet इसको बोलते हैं बच्चों, हमने इसको क्या करना शुरू किया है, इसको अपनाना शुरू किया है। कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट एज वेल एज TrueNet का यूज हमने किया है ताकि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर टेस्टिंग कर सके टीबी पेशेंट्स की। ठीक है, करंट बॉटलनेक्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। एक्सेस टू अपफ्रंट मॉलिक्यूलर टेस्टिंग रिमेन अनइवन। To achieve 100% testing via NAAT before starting treatment, India must strengthen sputum transport network, especially for the elderly, disabled है ना, या एंड रिमोट पॉपुलेशन। तो हमें जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ये हमारा करंट बॉटल नेक है, इसे हमें सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है तो इसको अगर हमने सुधार लिया तो हमारा टीबी के साथ जो हमारी लड़ाई है वो और अच्छे से हम लोग लड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हमने हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को सुधार लिया तो। ठीक है, देन what is WHO's new endorsement? The approval of new point of care, near point of care nucleic acid amplification test, that is NPOC NAAT, and non-sputum samples like tongue swabs है ना, reduce dependency on heavy infrastructure and aids primary care level diagnostics, especially for children who struggle to produce sputum। जिन बच्चों को टीबी है और वो स्पटम यानी थूक प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनके लिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप टंग स्वाब्स का भी यूज किया जा रहा है। आप टंग के ऊपर ही आप वो स्वाब्स रख देंगे तो आप उसका जो टंग का जो टंग पे जो आपका सलाइवा है उसको अगर आप ले लेते हैं तो आपका काम वहां से हो जाएगा। तो WHO के इस न्यू एंडोर्समेंट से टीबी की लड़ाई और आसान होती हुई नजर आ रही है। देन डायग्नोस्टिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। नो सिंगल टूल इज अ सिल्वर बुलेट है ना भाई, कोई एक सिंगल टूल जो है इस सिल्वर बुलेट नहीं है। इंडिया मस्ट फील्ड टेस्ट दीज टूल्स through robust implementation research to establish a diagnostic cascade that is affordable and person centered। है ना भाई, हमारे कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि एक ही सिंगल टूल होगा तो सब कुछ हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें हर टूल को रोबस्ट इंप्लीमेंट करना है और रिसर्च करनी है ताकि हम डायग्नोस्टिक कैस्केड अफेक्ट कर सकें, ताकि हमारी जो डायग्नोसिस है वो अफोर्डेबल भी हो और पर्सन सेंटर्ड भी हो। देन अगर थर्ड ऑथर कहते हैं अपने थर्ड आर्ग्यूमेंट में कि रिसर्च एंड इनोवेशन प्रायोरिटीज भी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग। द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR मस्ट रिग्रेसली रिव्यू एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोक्योरमेंट पाथवेज फॉर दीज इनोवेशंस अक्रॉस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। है ना, अब की इनोवेशन गैप्स क्या है बच्चों, ये आपके क्रिटिकल एनालिसिस में काम आएगा। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहला टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी TPT, नीड फॉर द कॉस्ट इफेक्टिव बायोमार्कर्स टू प्रिडिक्ट हाई रिस्क डिजीज प्रोग्रेशन, encouraging a test and threat approach for asymptomatic TB infection। हमें कौन सा अप्रोच को अपनाना होगा, टेस्ट एंड ट्रीट अप्रोच को हमें अपनाना होगा, इसे एनकरेज करना होगा। तो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। देन asymptomatic TB, the national TB survey indicates symptom based screening is insufficient, faster non invasive tools using saliva are necessary। देन पेडियाट्रिक टीबी बच्चों के लिए है ना, चिल्ड्रन हैव लो बैसिलरी लेवल्स मेकिंग स्पटम टेस्ट डिफिकल्ट, सो इंप्लीमेंटेशन रिसर्च इनटू स्टूल सैंपल टेस्टिंग इज अर्जेंटली नीडेड। दिस इज वेरी मच नेसेसरी। देन फोर्थ इज एक्स्ट्रा पल्मिनरी टीबी, दैट इज EPTB, accounting for nearly 25% of India's burden। EPTB is notoriously difficult and expensive to diagnose. Global pilots using AI-enabled portable ultrasound alongside molecular testing require India-specific cost-effectiveness trial। ठीक है, तो EPTB जो है ये इंडिया में 25% बर्डन है कुल टीबी बर्डन का। तो हमें, और सबसे बुरी बात यह है कि इट इज डिफिकल्ट टू diagnose and expensive to diagnose, difficult to detect and expensive to diagnose। तो उसके लिए हमें cost effectiveness trial जो है इसको हमें डेवलप करना जरूरी है। ऑथर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस ensures better lung health, reduces community transmission and lowers catastrophic out of pocket expenditure for affected families, serving as a powerful lever for the TB elimination in India।
ठीक है, मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। इवैल्यूएट द टूल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिजिनियस मेडिकल इनोवेशंस इन अचीविंग द गोल्स ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीईपी। What are the critical research priorities required to address existing gaps in the TB diagnostics? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और स्वदेशी चिकित्सा नवाचारों की भूमिका का मूल्यांकन करें। टीबी निदान में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अनुसंधान प्राथमिकताएं क्या है? जीएस पेपर 3 से संदर्भित ये क्वेश्चन है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का ये सवाल है। अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो बेझिझक बेहिचक आप अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर हम आपके आंसर का फ्री इवेल्युएशन करके विद इन 2 आवर्स आपके आंसर का विथ प्रोज एंड कॉन्स आपके आंसर का इवेल्युएशन करते हैं, ताकि आपको जो आपके मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। चलिए बढ़ते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ, दैट इज अ डिकेड ऑफ बिल्डिंग इंडियाज टीबी चैंपियन मूवमेंट। भारत ये चीज कहता है कि भाई 25 लाख पीपल टीबी के लिए डायग्नोस होते हैं भारत में, है ना। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो हैं क्या जब हम ये मना रहे हैं तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर हर साल हम 25 लाख लोगों को क्या कर रहे हैं, हम 25 लाख लोगों को डायग्नोस कर रहे हैं, राइट। और इंडिया जो है इसके लिए कमिटेड है कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया ने कमिट किया था कि हम 2030 तक हम क्या करेंगे, भारत से टीबी एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, 2025 तक भी बहुत कुछ अच्छा किया है। मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि भारत में टीबी इंसिडेंट्स जो हैं वो 90% से कम हुए हैं। बच्चों ये आपके डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 90% से कम हुए हैं, है ना। और जो लोग टीबी से मरते थे उसकी संख्या 95% से कम हुई है। लेकिन फिर भी 10% जो बचे हैं वो भी कम नहीं है बच्चों। हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें भी सही करना है, हमें पूरी तरह से एलिमिनेट करना है इस साले डिजीज को, है ना। सो द डिकेड ऑफ बिल्डिंग इंडियाज टीबी चैंपियन मूवमेंट, द एडिटोरियल ट्रेसेस द 10-year evolution of TB champion movement in India, highlighting a critical paradigm shift in the tuberculosis management, है ना। The editorial underscores the transition from strictly biomedical approach to a community integrated model where TB survivors act as the advocates and peer supporters. By leveraging their lived experience, these champions are helping the national TB elimination program combat deep-rooted social stigma, improve treatment literacy and drive एक्टिव केस फाइंडिंग एट द ग्रास रूट लेवल। पिछले 10 साल में हमने ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, निक्षय पोर्टल वगैरह वगैरह, तो जो है इन सब को जो है 10 साल पहले हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2015 में कि भारत को टीबी मुक्त करना है, और 2025 के अंत तक हम ये कह सकते हैं कि भारत ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑथर कहते हैं भाई देयर इज अ बर्डन ऑफ स्टिग्मा ऑन इंडिया, हाई केस लोड, इंडिया डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स ओवर 25 लाख पीपल। कितना बच्चों? 25 लाख पीपल विथ टीबी एनुअली, है ना। 25 लाख लोग टीबी से डायग्नोस होते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। सोशल एक्सक्लूजन की बात करें तो जर्नी फ्रॉम डायग्नोसिस टू क्योर इज हिंडर्ड बाय सीवियर स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन विच डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट सोशल वनरेबल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एल्डरली एंड चिल्ड्रन। तो जो ये डायग्नोसिस है इसमें सीवियर हिंड्रेंस क्या है? स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। टीबी हो गया तो दूर कर दो, खांसी फैलेगी करके। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया ने क्या किया है? चैलेंजिंग द बिलीफ, है ना। हमने क्या किया? मूविंग बियॉन्ड द बायोमेडिकल। हिस्टोरिकली ग्लोबल टीबी रेस्पॉन्सेज वर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग स्टबर्नली बायोमेडिकल, फोकसिंग ओनली ऑन क्लिनिकल इंटरवेंशंस एंड डिवैल्यूइंग द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट्स। इंडिया थोड़ा इससे ज्यादा गया है। हिस्टोरिकली जो ग्लोबल टीबी रेस्पॉन्सेज है उसमें क्या है? नहीं नहीं, दवाई दो और लोगों को अंदर ही बंद करके रखो, भाई दवाई देते रहो तभी ठीक होंगे। लेकिन इंडिया थोड़ा सा इससे आगे गया। इंडिया ने क्या किया है? डिस्पेलिंग द स्केप्टिसिज्म, इनिशियल डाउट्स दैट टीबी सर्वाइवर्स वुड नॉट वांट टू एंगेज post treatment have been proven wrong. Survivors has evolved into passionate and motivated TB champions. जो टीबी से बच के आए हैं वो
क्या हुए हैं, वो एक पैशनेट और मोटिवेटेड टीबी चैंपियन बन के आए हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं, टीबी को हराया जा सकता है, टीबी से बचा जा सकता है, टीबी होने का मतलब मरना नहीं है। और इसी ने क्या किया, एनटीईपी जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, उसमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेके आए। एनटीईपी हैज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enabled स्क्रीनिंग, एक्टिव केस फाइंडिंग, डिफरेंशिएटेड केयर अप्रोच एंड एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन सपोर्ट। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एनटीईपी है उसने इन सभी चीजों को बड़े लेवल पर फैलाने का काम किया। अब what is the necessity of community? Even the most robust health system cannot achieve elimination independently. Active community participation is very much mandatory. बच्चों, ये आपके हेल्थ सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ या आपके किसी भी चीज के लिए, कोई भी डिजीज है उसमें ये लाइन आप जरूर लिखिएगा कि even the most robust health system cannot achieve elimination independently. Active community participation is mandatory. ठीक है। ऑथर कहते हैं कि इंडिया ने क्या अचीव किया है, एम्पावर, सपोर्ट एंड एजुकेट के सिद्धांत को अपनाया है। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन, द सर्वाइवर टू चैंपियन ट्रेनिंग करिकुलम was developed to formally adopted by the NTEP। है ना, कौन सा ट्रेनिंग करिकुलम लॉन्च किया, सर्वाइवर टू चैंपियन ट्रेनिंग करिकुलम किया। होलिस्टिक हीलिंग, हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल मस्ट बी पेयर्ड विथ इमोशनल सपोर्ट, है ना। चैंपियन लेड पीयर काउंसलिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ट्रीटमेंट लिटरेसी एंड रिड्यूस सेल्फ स्टिग्माइजेशन। जो खुद पे दोष देता है कि मुझे ही क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, इसे पूरी तरह से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लास्ट माइल आउटरीच की बात करें तो चैंपियंस एक्टिवली डिसमेंटल परसिस्टेंट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन थ्रू रेगुलर कम्युनिटी मीटिंग, acting as a powerful anti-stigma strategy that encourages people to seek केयर। जो बच गए, जो चैंपियंस थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी जो समाज में मिथ थे, मिसकंसेप्शंस थे, उसे पूरी तरह से खत्म करने का काम किया। और ये एक पावरफुल एंटी स्टिग्मा स्ट्रेटेजी बनकर सबके सामने आया और लोगों ने केयर लेने के लिए एनकरेजमेंट भी दिखाया था। ऑथर वे फॉरवर्ड में कहते हैं हमें आगे क्या करना है, हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। और आगे कैसे देखना है, सबसे पहले सर्वाइवर लेड नेटवर्क्स को हमें क्रिएट करना है। चैंपियंस हैव फॉर्म्ड कलेक्टिव नेटवर्क्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स एक्टिंग एज अ वाइटल ब्रिज बिटवीन केयर सीकर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, स्पेशली फॉर सोशली वनरेबल ग्रुप्स। पोस्ट क्योर challenges क्या हैं? These networks provide ongoing strength to survivors who face the long-term physical, social and economic toll of the diseases. Sustainability hurdle की बात करें तो the major challenge ahead is moving away from dependence on external funding by building self-sustaining socio-economic models for these networks, है ना। तो जो हमारे सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल्स हैं उसको हमें बनाने की जरूरत है। ग्रास रूट लीडरशिप की बात करें तो चैंपियंस हैव बिकम एम्पावर्ड लोकल लीडर्स एंगेजिंग डायरेक्टली विद द पंचायत लीडर्स टू ensuring सिस्टमिक सपोर्ट। अब जो बच गया है वो सीधे पंचायत लेवल पे बात कराए कि अरे आप ऐसा कीजिए, काम हो जाएगा आपका, है ना। चलिए लास्ट मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पे देखते हैं। इवेल्युएट द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम फ्रॉम प्योरली क्लिनिकल मॉडल टू अ कम्युनिटी इंटीग्रेटेड अप्रोच। व्हाट आर द की हर्डल्स इन सस्टेनिंग सर्वाइवर लेड नेटवर्क्स। भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के विशुद्ध नैदानिक मॉडल से समुदाय एकीकृत दृष्टिकोण तक के विकास का मूल्यांकन करें। उत्तर जीवियों के नेतृत्व वाले नेटवर्क को बनाए रखने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ सवाल है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप अपना आंसर iasrambh@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ये दिन बहुत अच्छे से बिताइएगा, खूब मन लगाकर पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहें। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड चैनल टू द फ्रेंड्स ग्रुप हु इज एज सीरियस एज यू गाइज आर। राइट, मैं मिलूंगा आपसे कल इसी समय। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।